आपने अब तक जो कुछ सुना वो कल्पनाएं थी। विनोद राजयोगी खड़ा है, अब आपको हकीकत से रूबरू कराता है। देश की स्थितियां कहाँ हैं, मैं वहां से उजागर करता हूं। हाँ वैसे अब मैं कविता क्या पढ़ूंगा आप बताओ। लोग हमसे पहले सीढ़ियों पर चढ़ देते हैं और हम जब तक आते हैं तब तक लोग आधी कविता हम ही पढ़ देते हैं। अब जो मैं बताऊं किसने पढ़ दी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का एक कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे। पाकिस्तान के ऊपर आदरणीय अग्रवाल जी आप बताना, पाकिस्तान के ऊपर कविता पढ़ने की जरूरत है? हमारे देश में 33 करोड़ देवता है आदरणीय टिल्लन जी, 33 करोड़ देवता हैं, हर 3 के बीच में एक फंसा है। अरे कवियों को क्या जरूरत है? मैंने तो बहुत पहले लिखा था, तब शायद गौरव मंच पे भी नहीं आए थे। मैंने कहा था जब लोग पाकिस्तान जब पूरे चरम पे था, माननीय अटल बिहारी जी से भी पहले, जब वो ज्यादती किया करता था, लोग कहते थे पाकिस्तान पता नहीं क्या करेगा, युद्ध करेगा, तो मैंने कहा था पूरे देश से मैंने कहा था, इनकी आप चिंता मत करो, अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया, सुने, अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहां पर दहाड़ेंगे, कहां रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहां पर दहाड़ेंगे, कहां रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। गोरी गया गोरे गए, बाबर से औरंगजेब तक, जो भी यहाँ पर आएगा उसको पछाड़ेंगे। जब सिकंदर ही नहीं कुछ बाल बांका कर सका तो पाकिस्तान वाले क्या झंडा उखाड़ेंगे। वाह 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 वाह। आपकी तालियां हल्की हैं और मैं तो ये कहता हूँ मैं तो आपको देख रहा हूँ, आप तो ताली बजा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। मैं तो यूं कहना चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। सच कह रहा हूँ, कई चेहरे तो ऐसे हैं लटूरी भाई जो अब मुस्कुराए नहीं अब तक। कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजेलो ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है। अगर उदासी वाला ही ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। बीबी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हम ऋषि के हरिद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है, रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे, हमने भी एक कसम उठा ली, यहाँ से लेकर और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। कहाँ से जोड़ रहा था मैं तो, लंबी थी मूछें। अरे लंबी नहीं थी, कहाँ ये लंबी, छोटी मूछें रह गई हैं, लंबी कहाँ रही हैं। दीवान जी खड़े हैं, सच कहता हूँ मैं, उजानी के लोगों मुझे आज आप लोग बहुत पसंद आए, आप लोग इतने सज्जन हैं, इतने सीधे हैं, और पुलिस का तो कहना ही क्या, पुलिस वाले इतने सीधे हैं। हमने तो सारे हिंदुस्तान की पुलिस देखी है साहब, कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रूर हैं, कहीं के बड़े कड़े हैं, और उजानी के पुलिस वाले देखो बेचारे पीछे पुलिस में होकर भी पीछे चोरों की तरह खड़े हैं। नहीं पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे मत देखो। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, मैं उनकी सीधा ही कह रहा हूँ, मैं उनका सीधापन कह रहा हूँ। आज जब मैं अपनी गाड़ी से आया था ना, तो मुझे रास्ता नहीं मालूम था कि हाँ कहाँ जाना है। मैंने एक दीवान जी से पूछ लिया, हम कि सर ये कवि सम्मेलन कहाँ हो रहा है, बोले किसी आदमी से पूछो। हाँ सच कहता हूँ, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं। वो मुझे तो याद होता है, हम और लटूरी भाई, वो उज्जैन की घटना, मैं और लटूरी भाई जा रहे थे उज्जैन, रास्ते में आगरा पड़ा, लटूरी भाई को भूख लगी थी, बोले विनोद राजयोगी खाना खाना है। हम कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े होटल हैं,
जेब में पैसे ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये हैं। बोले 100 रुपये में खिला के दिखा तब तुम्हें कभी मानेंगे। हमने कहा चलो अगर शर्त आ गई है तो चलो मैं खिला ही देता हूँ। मुगल शेरेटन होटल में घुस गए साहब, 5000 की एक थाली, दोनों लोग बैठे। हमने की खाओ कसके। बोले जेब में तो 100 ही है। हमने कहा रहने तो तुम्हें तो मतलब है खाने से, खाओ। दोनों खाने लगे। बैरा आया, बोले 10,000 का बिल। हमने काहे के 10,000? बोले 10,000 चाहिए। हमने काहे के 10,000? बोले 10,000 चाहिए। मैंने की नहीं है। होटल का मालिक आ गया साहब, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने उसका कॉलर पकड़ा। मैंने लटूरी भाई से कहा 112 नंबर पर कॉल करो। 112 नंबर पर तुरंत कॉल। दरोगा जी आ गए। उन्होंने कहा क्या लफड़ा है? होटल का मालिक बोला सर 10,000 का खा गए, 100 दिखा रहे हैं। दरोगा जी बोले चलो थाने। थाने लेके चले। जैसे हम होटल से बाहर निकले, हमने कहा सर लो जो 100 रुपए मुझे छोड़ो। उन्होंने 100 लिए कि जाओ। 100 रुपए में साहब खा के आए 10,000 का। आदमी में दिमाग होना चाहिए। हाँ वो पुलिस वाले साहब, पुलिस वाले कितने अच्छे होते हैं। तो मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। काय की सलामी दी है? जब थाने पहुंच जाओगे तब पता लगेगा। सलामी दी है। हाँ मुझे तो सच कहता हूँ, इतनी बढ़िया सलाह देते हैं कि इतनी बढ़िया सलाह कहीं की पुलिस नहीं दे सकती। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार। सुनना, मैं मूड में आता हूँ। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले ले चल थाने। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने? जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरिया उल्लंघन करती है। अब भाई साहब थोड़ा सा अच्छा आप भी मजे लेना। अगर मुझे यह समझने में देर न लगे कि आप उझानी रहते हैं जहाँ साहित्य का धरातल है। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने? जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरिया उल्लंघन करती है, लोग भूख से परेशान हैं, तेरा यह है हाल, कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। ठीक की बात नहीं है। ये कविता, ये पंक्ति तो हमने ताली के लिए लिखी ही नहीं। कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। वाह 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 वाह। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे। देखिए कितनी बढ़िया सलाह देते हैं आप, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हो। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं और उठा लेना। अगर बात आपके दिमाग तक पहुंच जाए, पूरा देश के ऊपर मैं टिप्पणी करता हूं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं, बे पूछे तो कह देना, साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, मुल्ला जी की बकरी है। अरे भाई जिंदाबाद। वाह 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 गजब। परिवार नियोजन क्यों माने? वाह। अरे अभी तो 2 लाइन तो सुन लो यार, वो तो रह गई। बे पूछे तो कह देना, साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, ये मुल्ला जी की बकरी है, इसको तुमने पकड़ा तो भारी हो सकता है, आपके ऊपर कल ही फतवा जारी हो सकता है। वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप तो अगर ऐसा साथ दिया तो हमें उस सब को मौसम में बदल देंगे साहब। मजे लीजिए, आनंद लीजिए साहब। मैं शुरू करता हूं। कहां से? हा? वो एक आदमी, एक ग्राहक डीलर से बोला, सुनना साहब,
एक ग्राहक डीलर से बोला, एक ग्राहक डीलर से बोला, जब हमने घर जाकर डब्बा खोला तो उसमें डिस्टेंपर की जगह गेरू निकला है। मुझे अब पता चला है तुम बेईमानी करते हो, डिस्टेंपर के डब्बे में गेरू भरते हो। अग्रवाल साहब ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी इसमें मेरी क्या गलती है? अगर इन डब्बों में कोई दूसरी चीज निकलती है, ये तो भारतीय लोकतंत्र है, इन डब्बों में कोई जादुई मंत्र है जिससे अपना रंग बदलते हैं। आपने चुनाव में नहीं देखा, किसी का वोट डालो किसी के निकलते हैं। लंबी थी मूंछें, सुने आनंद लेना कानून कैसे चोट खाता है। बहुत सारी बातें, मैं कहाँ तो शुरू करूँ, बहुत सारी बातें थी। वो बाबा जी वाली, मैं तो एक बार हरिद्वार गया था साहब, मैं सच बताता हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा था, मैं हरिद्वार गया था और वहाँ एक नागा बाबा जा रहे थे, नागा बाबा, तमाम लोग उनके पैरों पे गिर रहे थे, बाबा है मेरा व्यापार फलीभूत हो जाए। कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे की शादी हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मुझे सट्टे का नंबर बता दो। हाँ मांगते हैं लोग। मैं भी भावुक हो गया, अकबर साहब मैं भावुक हो गया। हमने कहा यहाँ तो काम अपना भी बन सकता है। हमने बाबा के चरण छू लिए, हमने कहा बाबा मुझे भी आशीष दे दो, मेरी कविता देश में हिट हो जाए। बाबा ने मुझे में एक लात मारी, बोले हट, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कहा तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो, सब देख रहे हैं, तुम नागा बाबा हो। बोले मैं काहे का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, सुने बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, बुद्ध से पैदल रट्टू तोता, पत्नी कोई समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। लंबी थी मूंछें, आइए जुड़ते हैं साहब। अगर आप देश की स्थितियां समझ लेंगे साहब, अगर आपका मन हो तो मेरा एक वाक्य सुन लें साहब। अभी एक इंटरव्यू हुआ, सच कहता हूं आपसे, कोई कल्पना नहीं, कोई कविता नहीं, केवल टेलीविजन का इंटरव्यू आपको सुनाता हूं। एक इंटरव्यू हुआ, 2 वैकेंसी आई साहब, 2 वैकेंसी, आदमी पास हो गए 3। अब जब 3 पास हो गए तो फिर साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू शुरू हुआ। अब सुनिएगा इंटरव्यू। सबसे पहले बुलाया गया, आदमी 3 थे, श्रीकांत दीक्षित, रमेश चंद्र चौहान और सुरेश यादव जी, 3 लोग थे। सबसे पहले श्रीकांत दीक्षित जी को बुलाया गया, बोले आइए आप कुत्ते की अंग्रेजी बताइए। दीक्षित जी ने कहा DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। बोले पास, तुम पास। बोले रमेश चंद्र चौहान जी आइए, अब बिल्ली की अंग्रेजी बताइए। बोले CAT कैट, कैट माने बिल्ली। बोले सुरेश चंद्र यादव जी आइए, आप उस चिड़िया का नाम बताइए जिसके 3 पैर होते हों। यादव जी चक्कर में बोले सर जी क्या हो रहा है, रोने लगे, आंसू आ गए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू वाले रूम से बाहर निकले, बाहर SDM साहब खड़े थे। SDM साहब ने कहा हुजूर सरकार आपकी है, ये क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दोहरा व्यवहार हो रहा है। श्रीकांत दीक्षित जी से कुत्ते की अंग्रेजी, चौहान साहब से बिल्ली की अंग्रेजी और मुझसे उस चिड़िया की अंग्रेजी जिसके 3 पैर होते हैं, आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं। बोले हाँ दोहरा व्यवहार है, अन्याय हो रहा है, एक बार इंटरव्यू फिर किया जाए, इस बार गणित में कुछ पूछा जाए। इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ साहब। श्रीकांत दीक्षित जी आए, आप बताएं 1 से 10 तक गिनती सुनाए। उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले तुम पास। रमेश चंद्र चौहान जी आए, आप 2 का पहाड़ा सुनाए।
उन्होंने कहा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 5 10 बोले यस तुम पास। सुरेश चंद्र यादव जी आए, आप 131 का पहाड़ा सुनाए। सुरेश चंद्र यादव जी फिर चक्कर में आंसू आ गए, रोने लगे। बाहर निकल के आए, डीएम साहब खड़े थे। डीएम साहब ने कहा सर अन्याय हो रहा है, बाबा जी की सरकार में ये क्या हो रहा है, यादवों का इतना शोषण, उनसे 10 तक की गिनती, ठाकुर साहब से 2 का पहाड़ा और हमसे 131 का पहाड़ा आज तक टेबल में देखा नहीं। बोले गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। इंटरव्यू दोबारा होगा, फिर होगा, अन्याय नहीं होना चाहिए। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। इंटरव्यू दोबारा कराया जाए। अब इस बार कोई सामान्य ज्ञान की बात पूछी जाए। इंटरव्यू फिर दोबारा शुरू हुआ। साहब श्रीकांत दीक्षित जी आए, आप बताएं स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था। उन्होंने कहा सर 1857 से। यस तुम पास। रमेश चंद्र चौहान जी आए, आप बताएं उसमें कितने लोग शहीद हुए थे। उन्होंने कहा सर लगभग 2,04,444। बोले यस शाबाश तुम पास। सुरेश चंद्र यादव जी आए, आप उन सबके नाम और पते बताएं। लंबी थी मूंछें, ताली बजा सकते हैं आप, ताली बजा सकते हैं। कहना कुछ नहीं चाहते, मैं तो इंटरव्यू सुना रहा हूँ, मैं क्या सुना रहा हूँ। लंबी थी मूंछें, आनंद लीजिएगा साहब। लंबी थी मूंछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध, रहता था झांसी। गवाहों के बल पर फंसा के ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम वह पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे। तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे। लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। वाह 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 वाह। ये स्थितियां हैं साहब। अब आज के ज़माने में क्या है साहब, वो हमें मैं बताता हूँ कि अभी अभी हाल में सरकारी अस्पताल में, अभी अभी हाल में सरकारी अस्पताल में मेरी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। यह देखकर लोगों ने बहुत हंगामा किया और यह देखकर पसीना छूट गया आसमान तक का, जब हमने लड़के का नाम रावण, लड़की का नाम सुपर्णखा रखा। सुने साहब, यह देखकर पसीना छूट गया आसमान तक का, जब हमने लड़के का नाम रावण, लड़की का नाम सुपर्णखा रखा। लोगों ने हमसे कहा विनोद भाई बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने राक्षसी नाम क्यों चुना। तो पहले तो हमने उनका भाषण सुना, उसके बाद कहा दोस्तों हमें अब देवताओं के नाम पर विश्वास नहीं रहा, हमें अब देवताओं के नाम पर विश्वास नहीं रहा। हमारे पड़ोस में एक लड़की है जिसका नाम सीता है, उसकी छाया से हर महिला डर रही है, वो 6वीं बार कोर्ट मैरिज कर रही है। हमारे पड़ोस में एक लड़की सीता है जिसकी छाया से हर महिला डर रही है, वह 6वीं बार कोर्ट मैरिज कर रही है। इस बार उसने देवर को वर लिया है और लक्ष्मण ने बड़ी भाभी से गठबंधन कर लिया है। लक्ष्मण ने बड़ी भाभी से गठबंधन कर लिया है और बेभरत जिन्होंने बड़े भाई के लिए राजगद्दी छोड़ दी, और हमारे यहाँ भरत सिंह ने 1 डेसिमल जगह के लिए बड़े भाई की टांग तोड़ दी। ही नहीं ताली बजानी पड़ती है। हमारे यहाँ भरत सिंह ने
एक डेसिमल जगह के लिए बड़े भाई की टांग तोड़ दी। और बे महावीर जिनकी दुनिया पुजारी है, हमारे यहाँ उन्हें टीबी की बीमारी है। फेफड़े पर आए धब्बे नहीं मिट रहे हैं, परशुराम गली गलियारे में पिट रहे हैं। हंसिए तो खुल के हंसिए। फेफड़े पर आए धब्बे नहीं मिट रहे हैं, परशुराम गली गलियारे में पिट रहे हैं। दशरथ भरी पंचायत में अपने वचन से हट गया है, अंगद का पांव रेलगाड़ी से कट गया है। अंगद का पांव रेलगाड़ी से कट गया है। इस युग में हर देवता के नाम की बर्बादी है, राम का नाम तो सांप्रदायिकवादी है। राम का नाम तो सांप्रदायिकवादी है, इसलिए ज्ञानी है, निर्भीक है। मेरे लड़के का नाम रावड़ी ठीक है। और जो बच्ची है वो सीता से सुपर्णखा इसलिए अच्छी है, हम मानते हैं उसका कोई अनुकरण तो नहीं करेगा, उसका कोई वरण तो नहीं करेगा, लेकिन संतोष इस बात का है कोई रावण उसका हरण तो नहीं करेगा। देखिए कैसी कैसी योजनाएं आती हैं। हर बच्चे को दूध, क्रांति की घर घर कली खिलेगी, गांव गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी। यह सरकारी हुई घोषणा, नई योजना आई, दीनू ने रुपया उधार लेकर फाइल बनवाई। हुई जांच पर जांच, बाद में लिस्ट गई थी टांगी, 13 जगह गई थी फाइल, सबने रिश्वत मांगी और सबको देनी पड़ी कर्ज में, नाम सेठ के लिख गई। बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। ही की बात नहीं, ताली ऊपर हाथ उठा के ताली बजाई जाती है। और ये जो कह रहा है ना, हाँ स्वागत है कि इनको तो सुन लो, हम तो फिर भी आ जाएंगे। ये सही कह रहे हैं। आप भी सही कह रहे हो, है? सुनो तो। हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान। और बुढ़ा यूं ही बैठा रे, ऊपर उठे जवान। क्या मेरा मतलब, तू देश का बहुत बड़ा संचालक है, ऊपर उठने का और ऊंचा जा, और ऊंचा जा। और साहब जब 84 साल की उम्र से बुढ़े की हो, लेकिन फिर भी दिल जवां है। जवां दिल हो तो गैरत कैसी, जवां दिल हो तो गैरत कैसी। इन सफेद वालों की अजीत ऐसी, क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। जीवन भर कालिख धोई, जब जरा सफेदी आई है। जीवन भर कालिख धोई, जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो, जब तक जोश जवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। और अपने बारे में बता दूं? हाँ स्वागत है। तुम कह रही हो बिल्कुल गलत है। वैसे तो तू है मेरा काफी गहरा फ्रेंड, पर ज्यादा बक बक मत करे ओ लठिया के हस्बैंड। ज्यादा बक बक मत करे लठिया के हस्बैंड। वाह। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? वाह। किसी को पता है? किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है? ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी। मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। आउटर पे खड़ी है अभी। ये सब कहता हूँ साहब।
सहज सरल सब आप हैं और काम करें निष्काम, और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। सबको प्रणाम। वाह। सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम, ओ आशा की थी राम की, मिल गए आसाराम। वाह 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 वाह। कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत, ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरुमीत। वाह। और मैं बेटियों से, उनसे सबसे कहता हूँ, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। वाह वाह वाह। इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। और एक ब्रज भाषा जहाँ से मैं आता हूँ, ब्रज का है, एक दोहा सुनाता हूँ। कहा मेरा सब मानियो, मानोगे ना, बुढ़ा हूँ, मानना चाहिए आपको। कहा मेरा सब मानियो, मैं समझाऊं तो, वाते झगड़ो मत करे, जो तोते तंगड़ो हो। तो इतना मानो। इस उम्र की बात करता हूँ साहब, इस उम्र में मेरे जैसा आचरण, इस उम्र में दादाजी मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। अब आचरण सुन लो साहब, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज़्यादा अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और कर लो, हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ भैया ठीक है, सर काय को झगड़े में पड़े, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्कमाल खाते रहो। खाना तो वो जो उन्हें बनाया कि उन तारीफ कर दें, कल और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और जरा सी जानकर की तो बहू कहेगी टोकरा की जीभ बड़ी लपलपा रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्कमाल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। यह है बुढ़ा, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। वाह। ठीक बात कहिए ना। ये मुझसे कहता है अलबेला जी, इस उम्र में आप बाहर वहाँ सोते हो बरांडे में, अलबेली से बात करते हो कि तो क्या कहती हो। मैंने कहा सुन ले, मैं तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया चुपचाप कान में कि घंटी बजा दूँ तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ। और ये घर वाले तो सब बेवकूफ़ हैं, ये समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। भाई साहब बहुत देर बाद हंसे हैं आप, धन्यवाद। मैं घंटी बजा देता हूँ, आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। फिर ये बोलते हैं लट्ठ जी कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मैंने बुढ़िया तो बहुत तेज है, मैं घंटी वंटी भी नहीं बजाता, लेकिन कभी कभी बार बार आके मुझसे पूछती है क्यों ये ऐसा लगे घंटी बजाई का। वो वैसे ही पूछती है, तो एक घंटी बजाना चाहता हूँ। स्वागत है। सुनिए साहब, बहुत सुंदर सा एक गीत है। मेरी शादी हुई आज से 60 साल पहले। घर में जो आई थी उसका नाम था चमेली। आई है जो बड़ा खुशबूदार नाम है चमेली। जब मैं
अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरनी है, सेठ की सेठानी, ऐसी अलबेला की अलबेली। तब यहाँ से शुरू करता हूँ सुनिएगा एक एक। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। दिखला दूं? मैं घंटी बजाता हूँ, एक बार जोर से ताली आप बजा दो। कैसे? घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। वाह 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 वाह। घर का नाम चमेली, एक एक पंक्ति सुनिएगा साहब। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आँखों में आँख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती, अरे हम दोनों का हर सपना जजुआती है, घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, हो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। ऐसा हो तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ देखिएगा क्या बात कही है मैंने, एक एक पंक्ति। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, अक्सर होती है बुढ़े बुढ़ियों में, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता यही तो अपनापन है, मैं ही तो उसे मनाता यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती धीरे धीरे मन जाती, पहले तो अदा दिखाती धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति अशोक जी बहुत शानदार लिखी है। फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती, मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। तालियों के साथ। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, छोड़ो बेकार की बातें बस यही प्रेम रस पियो, छोड़ो बेकार की बातें बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, क्या बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या साहब? हाँ,
ओ हाँ, उसकी है एक सहेली, नाम है राम ढकेली। गाँव का नाम। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अब ताजा चाहूँगा आपकी कि मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। साहब, गीत का अंतिम है माय डियर लट्ठू। हाँ जी। वैसे मैं अगर लिखता तो कैसे लिखता हूँ? कमरे में आ जाती वो खाने गुर की डेली। लेकिन एक बात बताऊं, सुनो, ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजान रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। जिंदा दिल हो तो बुढ़ापा भी जवानी है। वाह। अंतिम सुनिएगा, अंतिम पे बहुत आनंद आएगा। सब ये नए लड़के हैं, इनको बहुत आनंद आएगा। सुनिएगा क्या लिखा है हमने। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। वाह। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता। देखिए, बजा के दिखाओ जोरदार। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर, अरे बम्पर, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है, उसकी ऊपर वाली। नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है। 7 जन्म के 7 वचन निभाती है। धन का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और पुरानी यादों में खो जाती है। अरे और में खो जाती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती। माँ सरस्वती को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम, मंच पर धरे निशाचरों को भी प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब। और एक बात बता दूँ, मैं बिल्कुल शांत बैठा था। भाई विष्णु जी ने मुझे उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। एक बात, ये जितने कवि हैं, विद्वान कवि हैं, मैं गांव से निकला कवि हूँ, मात्र 8वीं पास कवि हूँ। ये जो कवि है ना साहब, सब डिग्रीधारी कवि हैं। कोई मास्टर है, कोई हेडमास्टर है, कोई डॉक्टर है। अब इनने डिग्री प्राप्त करके पढ़ लिख के कोई तीर तो मार ना लियो, कर कब तरें बाका में, तो मैं 8वीं पास कर रहा हूँ। और साहब एक बात और बताने जा रहा हूँ कि 8वीं पास हूँ, गांव का कवि हूँ, गांव से निकला हूँ। कोई अल्फाज मेरे मुख से ऐसे निकल जाए तो माफ़ कर देना साहब। माफ़ के अलावा मेरे करोगे क्या? तो माफ़ के अलावा करोगे क्या साहब? लीजिए साहब, मैं वो कवि हूँ साहब जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। ये सब दिल से लिखते हैं, मैं दिल से नहीं, मैं हाथ से लिखता हूँ। ये दिल से लिखते हैं साहब, मैं हाथ से लिखता हूँ। और मैं देखता हूँ जो लिखता हूँ। क्या आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना।
अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहें। घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही। घरवाली बोली कि शाम को ही दरिया तो है और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा थे हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है इसलिए आप डिनर ही कर दें। भाई साहब जब मैं ठीक भरतपुर जिले का रहने वाला हूँ, वैर तहसील है मेरा काम, डीग नहीं है, मैं डीग मारने वाला हूँ भाई साहब, वैर तहसील जहाँ रांगे राघव हुए शायद। तो लीजिए साहब जब मैं बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब एक ने यह हाथ पकड़ा, मुझे बुरी तरह खींचने लगे। मैंने कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का। ड्राइवर बोले बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत में पतो बीच में तू तो बोला को तो 32। भाई साहब मैं जिस बस में बैठा उसमें ये विष्णु जी बैठे थे। जिस बस में मैं बैठा उसमें ये विष्णु जी पहले बैठे थे। मैं जैसे ही बस में गया मैंने भाई साहब पैर से विकलांग, तू नया छोरा है लल्लू, मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, मुझे बैठ जाने दे। मेरे से बोले बाबा पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गए किसी ने बैठने को जगह नहीं दी, पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 10 मिनट बाद रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। विष्णु जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? मैं करता हूँ बैठ जाओ। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। किस्मत की बात है, किस्मत की बात है साहब। जब मैं ठीक भुसावर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। और मैं क्या करेगा 2 रुपये का? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कहा कम बखत चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर तू मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा। मैंने भिखारी से कहा बोल ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। तो मैंने तुरंत विष्णु जी की तरफ हाथ कर दिया, मैं भाई साहब इससे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने विष्णु को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने के बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी तो लग रहा है हमको, कहा देगो। और भाई साहब जब छोकरबारे के बस अड्डे पे आए थे एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैं कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है, मांगता 5 रुपये मांगता। भिखारी बोले बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊंगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले बाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं हूं पहले महलन में ही रह रहा हूं तेरी तरह। और भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पाया तो एक भिखारी और आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 5 रुपये दे दो। मैंने कहा नहीं है। बोल 4 रुपये दे दो। नहीं है। भाई साहब गुस्सा में तेज हो गए, इनसे कहा भाई साहब दे दो। बोल कुछ नहीं है। तो बोल तुम्हारे दोनों के पास कुछ नहीं है? मैंने विष्णु जी बोले नहीं है। तो बोल आ जाओ कटोरा लेके दोनों भरतपुर में मांगेंगे, आ जाओ वहाँ मांग लेंगे, गले में पैसा ही पैसा है जाएंगे। तो जब ठीक मैं आपके यहाँ आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैं कहा बेटा? बोल तेरे फोटो दे जा। बाबा तेरे फोटो दे जा, साहब मैं खड़ा खड़ा रहेगा। मैंने कहा बेटा तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरा फोटो बताएंगे, रो मत। नहीं हाउ हुआ। और भाई साहब जब थोड़ा और चल के आया तो आपके फिरोजाबाद में मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। डॉक्टर साहब बोले बाबा कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान का। मैं कहाँ जा रहे हो? मैंने कि जैन समाज कब सम्मेलन कर रहा है, उस कब सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप क्या कभी हो? आप क्या कब तक पढ़ोगे? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊँ? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, एंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब जादन ते घरवारी आई वादन ते लो चल रहे है। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरिंज उठाई मेरे लगाई।
10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना में, डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले खून नहीं मिले। मैंने उस सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। वाह वाह वाह। हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब, कोई डॉक्टर हो तो यहाँ, मैं आपकी रचना नहीं, मैं उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। स्वागत कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। आए हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या व्यंग है, वाह। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह? वाह 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 वाह। और मेरे भाई साहब विष्णु जी कह रहे थे कि पता नहीं अगली साल जाने रचना पढ़े या ना पढ़े, दुबला है, पतला है, कमजोर है। भाई साहब सुनिए, ये ओज के कवि है, ये कब सम्मेलन में गए, इनकी धर्म पत्नी इनसे भूल भैया देकर के कब सम्मेलन सुनने चली गई। ये विष्णु जी ओज के कवि थे, इन्होंने साहब माँ कविता पढ़ना शुरू किया। ओज के तो वीर रस की बात करते हैं, तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तिनके घरवारी ठाड़ी है कि बोली वो रंदत चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन है ये तू का धरा गगन ने बदलेगो। इसलिए साहब अपन तो आज के कवि हैं, आज की बात करते हैं। मेरी घरवारी ने कही कि बोल तेरी उम्र 60 साल की है गई, या हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कही क्या लिखूं? बोले ओज लिख। मैंने कही मुझ में बोझ ना है तो ओज का लिखूंगा। अरे बोल श्रृंगार लेख। मैंने के भगवान ने मल्लू कहीं ना बनाओ तो श्रृंगार क्या लिखूं? बोल गीत लेख। मैंने के गीत नहीं लिखूं। बोल क्यों? मैंने कि मेरे देश में साहब ऐसे ऐसे गीत चले जैन साहब जो देश में बंटाढार कर दिया गीतों ने। वास्तव में सच कह रहा हूँ, जब मैं छोटा था मेरे बाबा कहते बेटा गीत गा, तो मैं गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूँ बेटा गीत गा, तो पता है क्या गाता है? सरकाले खटिया जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। कोई गीत है साहब? ये गीत तो समझ लो, बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। अरे मैंने के भले मानस मिल गई तो कुआं गिर के मर जागो का। ये गीत साहब है तो चलो बोल तू जहाँ कहीं रेगी में सूंघते सूंघते आ जाऊंगा, कुत्ता है का। ये गीत है तो चलो मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माहुने मिलो सजना, यहाँ जाती हमारे फिरोजाबाद में कितने चाहिए यहाँ चले जाती। क्या हुआ साहब गीत लिखनते? अपन गीत बीत नहीं, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी। बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर मैं भी गुस्से में तेज,
बैग उठाया कमरे से बाहर, घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो? भरतार। मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन तुझे जलाने को। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना, मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चलाना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा तुझे जला के घर चलाएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। लीजिए साहब, मेरा और भाई साहब विष्णु जी का एक ऐसा सौभाग्य हुआ इंटरव्यू देने का कि ये भी दिल्ली गए, मैं भी गए। जब मैं भी गया था सब पहले मेरे नंबर आया वहाँ इंटरव्यू में, बाबूलाल ढीगिया। मैंने कहा जी हाँ, बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। सर मैं इंटरव्यू देने अंदर गया, अधिकारी जी ने मेरे प्रश्न पूछा, बोल बेटा भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम? मैंने कहा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोले भारत आज़ाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा तेरा इंटरव्यू हो गया, घर आ। इतने में भाई साहब विष्णु जी बैठे। अरे बोल डीजा जी क्या पूछा साहब? मैं जल्दी जल्दी बता गो। पहले को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पृथ्वी गोल है, चपटी है, खोज जारी है, और 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। वैसे तो विद्वान आदमी है पर बुद्धि चकरा गई। ये जैसे ही आवाज़ लगी विष्णु जी, बोल जी हाँ, बोल अंदर जाओ इंटरव्यू देवे। अब इसको ये पता नहीं अधिकारी का मूड क्या होता है, अधिकारी ने प्रश्न ही बदल दिए। इनसे पूछा आपका क्या नाम है? ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोल तुम पैदा कब हुए? बोले 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। ये भाई ऐसे विष्णु जी हैं। लीजिए साहब एक छोटा सा व्यंग आपकी सेवा। थोड़ा माँ बहन बैठी हैं, अपनी एक अच्छी रचना है उसको बाद में पढ़ूंगा, पहले एक छोटी सी बता दूं। माँ बहनों मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे सम्मान में ताली जरूर बजा दें। मैं एक छोटी सी रचना आपके बारे में पढ़ रहा हूँ। वाह वाह, स्वागत है। परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया। परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया, उसकी बेटी की शादी, उसमें मुझको बुलवाया। लिखा भैया आना और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। भैया आना और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। मैं 5 बर्तनों का सेट 11 रुपया नेट लेकर रवाना हुआ। वहाँ देखता हूँ बहन बेटियों का ताता, कोई आता कोई जाता। एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली पास में बैठी थी, वो दुल्हन नई नवेली। उसी कमरे में मुझे बिठा दिया। तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई। एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, और पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख यह हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल, अरे बोल बाबरी तू क्यों रो रही है? मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूँ। आज सुहागरात कल तल्लाक, परसों यहीं आ रही हूँ। आज सुहागरात कल तल्लाक परसों, क्योंकि आज का इंसान भीतर से कटपीस और ऊपर से थान। आज का इंसान भीतर से कटपीस और ऊपर से थान। अब लीजिए साहब, बहुत बढ़िया साहब। तो एक छोटी सी और, जेल जाओगे? जेल। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोले पापा पापा गजब हो रहा है। अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, वो तो राम के बाण से जलेगा। अरे बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया। देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, ए रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? ए रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है,
फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है। और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा हिंदुस्तान देख ले, संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहिए। वाह 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 वाह। तब सिद्धियों को लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं का अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरा का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। वाह 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 वाह। वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता? मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।